तुझ बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा के रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका, तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं भारती सर और स्वागत करता हूं आप सभी का सार्थक क्लासेस दरभंगा के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुनर्बलन का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से जो क्वेश्चन कवर होने वाले हैं वो सीटेट का भी कवर होगा, केवीएस का भी होगा, DSSB का भी होगा और बाकी जो एग्जाम्स हैं उनका भी होगा। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, एकदम बेहतरीन टॉपिक है और चाहते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन आए और वो कभी ना छूटे, बिल्कुल भी ना आपसे छूटे। तो बने रहे वीडियो में, आखिरी तक वीडियो को देखते रहे, बेहतरीन ढंग से समझेंगे हम लोग। किंतु परंतु नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा, एकदम साफ सुथरा हम लोग समझने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो में। और एक सूचना भी आप तक पहुंचानी है कि आज 5 जुलाई 2021 है, सोमवार। कल यानी कि 6 जुलाई 2021 को, 6 जुलाई 2021 से हमारा सीटेट का नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1:30 बजे से 4 बजे तक। पहला बैच का टाइमिंग जो है वो 1:30 बजे से 4 बजे तक, 2.5 घंटे की हमारी क्लास रहती ही है, पहले से भी 2.5 घंटा की ही रही है। उसमें अच्छे से हो पाता है, बेहतरीन तरीके से, और डीपली जाते हैं। तो 2.5 घंटे की पहली क्लास शुरू होगी 6 जुलाई 2021 से। तो अगर आपको भी ये क्लास करनी हो और एक ही बार में बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आइए सार्थक क्लासेस दरभंगा में। और हमारा पता है मारवाड़ी कॉलेज के बगल में डॉक्टर AK चौधरी सर केमिस्ट्री क्लासेस कैंपस 2nd फ्लोर पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। देखिए कितना मेहनत आपके लिए करते हैं, एकदम पसीना पसीना हो गए, लेकिन बने रहिए, रिजल्ट आएगा। बने रहें सार्थक क्लासेज के साथ। आइए शुरुआत करते हैं और सारा कुछ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, एक एक चीज़ समझते हैं कि क्या है। देखिए पढ़ने वाले हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको उपनाम बोलते हैं। तो देखिए जैसे परवलन का सिद्धांत हुआ, चालक न्यूनता का सिद्धांत हुआ, सतत अधिगम का सिद्धांत हुआ, अंतर्नाद न्यूनता का सिद्धांत हुआ, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत हुआ, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत हुआ, सबलीकरण का सिद्धांत हुआ। तो इतने सारे उपनाम हैं किनके? पुनर्बलन के, रेनफोर्समेंट के। तो इन सभी नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। चलिए और बात करते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल जो है, इसका प्रतिपादन प्रपोज किसने किया था? तो वो देखिए, वो जो प्रपोज किया था, जिसको प्रतिपादक बोलते हैं, CL हल ने किया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है बीटेट स्टेट सब में, अन्य टेट्स में भी क्वेश्चन आता है। तो आपसे पूछेगा कि पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो आंसर क्या देना है? CL हल देना है। 1884 में जन्मे थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? CL हल ने दिया था, तो इसके लिए भी अपने पास एक टेक्निक है, एक ट्रिक है। मतलब ये पुनर्बलन, मतलब बल की बात हो रही है
और Cl हल, तो Cl का मतलब समझिए क्लोज, क्लोज मतलब नज़दीक। अब बताइए, आपने देखा होगा किसान को हल चलाते हुए, तो हल किसान चलाता है तो क्या दूर से ही चला देता है क्या, इस तरह से चलो चलो, नहीं ना, नज़दीक आता है, हल के नज़दीक आता है और उस पर क्या दबाव डालता है, मतलब क्या उस पर बल लगाता है, बल लगाता है हल पे, तब वो हल चलता है, तब खेत की जुताई होती है। तो आपको याद रहेगा हल, हल मतलब किसान हल जोतता है, तो हल जोतने के क्या बल लगाना पड़ता है, तो यही पुनर्बलन का सिद्धांत हुआ। किसने दिया, तो Cl हल ने दिया। आई थिंक आपको याद रहेगा, ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत Cl हल ने तो दिया, लेकिन मैं बात करूं कि इस पर सबसे ज्यादा बल किसने दिया, सबसे ज्यादा यूटिलाइज किसने किया, सबसे ज्यादा हमारे सामने लाया कौन, तो वो है स्किनर। इसका श्रेय स्किनर को जाता है। उन्होंने मनोविज्ञान और अधिगम में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया, बहुत ज्यादा इस पर बल दिया। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाला या मनोविज्ञान और अधिगम के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाला पुनर्बलन के सिद्धांत कौन थे, वह व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम क्या होगा, स्किनर होगा। इन्होंने अपने क्रिया प्रसूत सिद्धांत में पुनर्बलन के सिद्धांत को काफी महत्व दिया है। इसीलिए बहुत छोटा टॉपिक है पुनर्बलन का सिद्धांत, लेकिन इसको समझना पड़ेगा काफी गहराई में, तो अब लॉजिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा स्किनर यहाँ पर मैंने क्यों लिखा था। चलिए और समझते हैं, बात करते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत होता क्या है। तो देखिए Cl हल के अनुसार क्या होता है, इन्होंने क्या बोला कि अधिगम का आधार आवश्यकता है, अधिगम का आधार आवश्यकता है। अब आइए एक एक चीज को समझते हैं। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, जनरली बोलते हैं सीखना या करके सीखना। अगर हम चाहते हैं कोई चीज सीखना, कि हम कोई चीज सीखे, तो उसके लिए क्या होगा, आवश्यकता होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी कोई कार्य करने की, तब तक आप कोई भी चीज नहीं सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए एक आधार होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, तब जाकर के हम कोई चीज सीखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, और आप डेली मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, डेली जाते हैं और डेली दौड़ते हैं। लेकिन आज आपने क्या सोचा कि आज दौड़ेंगे नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए आज दौड़ेंगे नहीं, आज धीरे धीरे चलेंगे, 1 घंटा हो चाहे जितना देर हो चलेंगे, दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। चलिए ये आपने सेट कर लिया, एकदम दिमाग में फिट कर लिया ये बात, आप चल रहे हैं इस तरह से ऐसे ऐसे आप चल रहे हैं। लेकिन अचानक होता क्या है कि आपके पीछे 4-5 पागल कुत्ते दौड़ के आ रहे हैं, और आपको पता है उन कुत्ता के बारे में कि अगर ये पकड़ लिया तो मार देगा, मेरी जान चली जा सकती है। और इतना ही नहीं, मान लो 4-5 सांप भी छोड़ दिया, एकदम जहरीला कोबरा छोड़ दिया, वो भी अगर आपको डस लिया तो आप बचने वाले नहीं हैं। लेकिन आपने तो पहले से प्री प्लान किया था कि भागेंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। तो बताइए अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, भागेंगे नहीं क्या, आपको भागना पड़ेगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बचानी है, अपनी जान प्यारी है, तो आपको भागना पड़ेगा। तो समझिए इसका मतलब कि आवश्यकता हुई किसकी, जान बचाने की। जब जान बचाने की आवश्यकता हुई तो आपने भागना प्रारंभ किया, आपने भागना प्रारंभ किया। तो ये जो भागना है वो क्या हुई, आपकी आवश्यकता हुई, आपकी आवश्यकता हुई किसके लिए, जिंदगी को बचाने के लिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप चाहते हैं कि सीखें, लर्न करें, तो क्या करना पड़ेगा, उसके आवश्यकता होनी चाहिए, और आवश्यकता के साथ साथ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। अगर कोई कार्य आप इच्छा शक्ति से करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, तब जाकर के वह कार्य सिद्ध होता है। वैसे भी बोलते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब आविष्कार करना हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए मेरे दिमाग में क्या आता है, एक प्लानिंग आता है, एक प्लानिंग आता है, एक आवश्यकता पड़ती है, फलाना चीज करना है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, तब जाकर के प्लान सफल होता है।
तो कहने का मतलब क्या हो, आवश्यकता की जरूरत पड़ी ना, तो पहले आवश्यकता जरूरी है। आवश्यकता किसके लिए, सीखने के लिए। तो सीएल हल ने पुनर्वलन सिद्धांत में क्या बोला कि अधिगम के लिए आवश्यकता जरूरी है, सीखने के लिए आवश्यकता जरूरी है, और उस आवश्यकता के पीछे किसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये था इस लाइन का मतलब। चलिए इसी को एक अन्य वे में समझते हैं, एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि किसी क्रिया को करने से अनुक्रिया में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई काम मैं बार बार करता हूं, किसी काम को मैं करता हूं, तो मेरी अनुक्रिया में वृद्धि होगी। इट मीन्स मेरे पावर में, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होती है। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि आपसे कोई चीज नहीं निकल रहा है। मान लेते हैं कि एक सवाल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पहली बार आप क्या करते हैं, उस सवाल को देख देख करके बनाते हैं, चलिए कुछ नहीं समझ में आया। दूसरी बार आप फिर से क्या करते हैं, फिर से इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तीसरी बार और बनाते हैं, थोड़ा बहुत और समझ में आएगा, मतलब उसकी तुलना में थोड़ा और अधिक समझ में आएगा। इस तरह से बार बार आप वही चीज करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपको उस पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। कहने का मतलब वह पूरी तरह से आपको समझ में आता है। फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होता है कि मैं इस तरह का सवाल कभी भी सॉल्व कर सकता हूं, कभी भी। और वो जो मनोबल आपके अंदर आया, वो जो एक तरह का ताकत आपको मिली, एक एनर्जी मिली, एक बल जो पुनः फिर से मिला करने का कि एक बार और करो, एक बार और करो। जो आपने सीख लिया और उस पर आप और प्रक्रिया करते हैं और काम करते हैं, तो आप एक नवीन प्रक्रिया का जन्म होता है। उस नवीन प्रक्रिया के आधार पर आप इस तरह के सवालों का निर्माण कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना कि क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी क्रिया को करने से अनुक्रिया में वृद्धि होती है। कि क्रिया जैसे ही करेंगे, आपकी अनुक्रिया, आपकी शक्ति, आपका पावर, आप उसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। तो ये था पुनर्वलन का मतलब। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, बेहतर होगा। एक प्रयोग, जो प्रयोग किसने किया था, एक चीज और पहले, प्रयोग से पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए एक काम करते हैं, पहले प्रयोग समझ लेते हैं कि एक प्रयोग भूखी बिल्ली पर, एक प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। यह भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि भूखी बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। देखिए क्या था उसका मेन, क्या प्रयोग क्या था और उसका निष्कर्ष क्या था। उन्होंने क्या किया था, एक बिल्ली, भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे को लॉक कर दिया, सिंपल हैंडल था, ऐसे लगा दिया। और वो भूखी बिल्ली थी, उसके सामने क्या किया, कुछ मीट या मांस, कुछ जो बिल्ली खाती है, दूध समझिए, चाहे मीट समझिए, चाहे मछली समझिए, जो भी समझिए, सामने रख दिया। भूखी बिल्ली 4-5 दिन की भूखी बिल्ली थी। कल्पना कीजिए उस भूखी बिल्ली को वह जो मांस का या मछली का लटकता हुआ टुकड़ा देखती होगी तो उसके मन में कैसा फील आता होगा, ये आप सोच सकते हैं। अगर आप 1-2 दिन भूखे रहे होंगे तो उस बिल्ली की इच्छा होती कि कब उसको पकड़ ले, कब उसको खा ले, कब खाएं उसको। मतलब वो जो मांस का, वो जो खाने वाला चीज था बिल्ली का, वो उसके लिए किसके लिए काम कर रहा था, उद्दीपक का काम कर रहा था। उद्दीपक मतलब उसमें उत्तेजना, बिल्ली में उत्तेजना भर रही थी कि आओ मुझे जल्दी से खाओ। और बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने पिंजरा को तोड़ दिया और वो जो खाने के लिए सामान रखा हुआ था उसको बिल्ली ने खा लिया। फिर थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को फिर से दोहराया। अच्छा, पहली बार मान के चलो बहुत समय लगा होगा, वो टाइम नोटिस कर लिया। दूसरी बार फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया। अब की बार बिल्ली क्या किया, फिर से दरवाजे को तोड़ दी, उस गेट को तोड़ दिया, पिंजरे के गेट को तोड़ दिया, और फिर से वो जो उद्दीपक का जो काम कर रहा था, वो मांस या मछली का टुकड़ा, उसको फिर से खा ली। और इसी क्रिया को बार बार दोहराता रहा थॉर्नडाइक। और अंतवगत्वा आखिरी में देखा कि बिल्ली अब की बार बिना पिंजरा को तोड़े हुए सिंपल सा लॉक को अनलॉक कर देती है, खोल देती है, और आसानी से जाकर के उस टुकड़े को खा लेती है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि एक ही क्रिया को जब आप बार बार आपने किया तो आप में एक नवीन प्रक्रिया का भी जन्म हुआ। वो नवीन प्रक्रिया क्या था, आसानी से खोल लेना। लेकिन यह जो आसानी से बिल्ली ने खोला, क्या वो एक ही बार में, एक ही प्रयास में, क्या दूसरी प्रयास में नहीं, कई प्रयासों के बावजूद। तो आपका प्रयास जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो समय कम लगता है, और लास्ट में क्या होता है, डेस्टिनेशन मिल जाता है।
तो इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला। आई थिंक अब आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक चीज़ और है कि थॉर्नडाइक जो बिल्ली पे प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके सामने जो मांस का टुकड़ा रखा था वह उद्दीपक था। मतलब वो बार बार बिल्ली में एक ताकत दे रहे थे कि आओ मुझे खाओ, मुझे खाओ, मुझे खाओ आकर के, क्योंकि बिल्ली को भूख बहुत लगी थी। तो वो जो आवश्यकता है, थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग में उसका नाम क्या रखा? उद्दीपक रखा। अब समझ में आ गया? उद्दीपक रखा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सीएल हल ने इसका नाम आवश्यकता रखा। उन्होंने क्या बोला कि अधिगम के लिए आवश्यकता जरूरी है। बस इतनी सी बात है। चलिए और समझते हैं इसको। अब समझते हैं कि पुनर्बलन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पुनर्बलन की अवधारणा जो है यह दो तरह का होता है। एक होता है सकारात्मक, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव, और दूसरा होता है नकारात्मक, जिसको बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि सकारात्मक की पॉजिटिव पुनर्बलन क्या होता है और नेगेटिव पुनर्बलन क्या होता है। एकदम समझते हैं आराम से। वीडियो में बने रहिए, भागिए नहीं, मजा आएगा, कसम से मजा आएगा। और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, इससे मनोबल बढ़ता है और मजा आता है पढ़ाने में। दोस्त बने रहें। देखिए सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, ध्यान से समझिए कि किसी उद्दीपक को देने से जब अनुक्रिया में वृद्धि होती है, किसी उद्दीपक को देने से अनुक्रिया में वृद्धि होती है, उसे बोलते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। आइए इसे अपनी भाषा में समझते, एकदम आसान भाषा में समझिए। ऐसी बात कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है और उसको मैंने क्या बोला कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें इनाम में ये मैं दूंगा, कुछ भी मान के चलो, साइकिल। कि अगर तुम मान के ऐसे समझिए कि कोई लड़का है या कोई स्टूडेंट है जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहा है, सेंट्रल टीटी की तैयारी कर रहा है, और उन्होंने कई अटेम्प्ट सीटेट का एग्जाम दे रखा है बट क्वालिफाई अभी तक नहीं किया। अब की बार उसके सामने उनके गार्जियन ये बोलते हैं कि अगर तुमने इस बार सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो मैं तुम्हें एक मोटरसाइकिल गिफ्ट दूंगा। अब मान लेते हैं कि वो स्टूडेंट उस मोटरसाइकिल की लालच में पढ़ने में बहुत ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा समय पढ़ाई में लगा देता है, बहुत मेहनत करता है और सार्थक सीटेट दरभंगा में आकर के क्लास भी करता है और भारती सर के द्वारा उसे गाइड और मोटिवेट भी किया जाता है। तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि उनका सीटेट एक बेहतरीन परसेंटेज के साथ क्वालिफाई होता है, मतलब अच्छे से वो क्वालिफाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? कि आपने उसको लोभ दिया, लालच दिया कि तुम ये करोगे तो ये तुमको देंगे। तो उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया कि मोटरसाइकिल तब मिलेगी जब मैं बेहतर करूंगा। तो बेहतर करने के लिए उन्होंने मेहनत किया और अच्छा रिजल्ट लाया। तो ये होता है सकारात्मक पुनर्बलन। या अगर किसी की आप प्रशंसा कर देते, अरे तुम तो मस्त स्टूडेंट हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, खास करके किशोरावस्था की मैं बात करूं, किशोर की मैं बात करूं, खाली उनको कुछ नहीं करो, बस उसकी प्रशंसा कर दो कि भाई तुम्हारे लिए तो दाएं बाएं हाथ का खेल है, एक बार प्रयास तो करो, एक बार प्रयास करोगे तो अच्छा नंबर ले आओगे। और इस तरह की बातें कभी कभी उनको बोलते रहिए बीच में, देखिए उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, बोलेगा हाँ मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अब तब उनका देखिए एकदम एटीट्यूड, अभिवृत्ति, उनका दृष्टि, उनका नजरिया देखिए एक अलग तरह से रहेगा और मेहनत भी करेगा। तो इस तरह का अगर आप उसमें पुनर्बलन देते हैं, अगर इस तरह का उनमें आप सेंस भरते हैं तो बच्चा अच्छा करता है। तो यही होता है सकारात्मक पुनर्बलन। इसमें क्या होता है कि किसी उद्दीपक को देने से, उद्दीपक का काम क्या हुआ? मोटरसाइकिल हुआ। क्या हुआ? मोटरसाइकिल हुआ।
तब ना सीटेट क्वालिफाई किया, सार्थक सीटेट क्लासेस में मोटरसाइकिल बोला था गार्जियन देंगे, या प्रशंसा मैंने किया था, मोटिवेट मैंने किया था। बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना भी क्या होगा, वो दीपक का काम होगा। तो ये तो मैं करता ही रहता हूँ, क्लास में मोटिवेट करता हूँ, आपको चार्ज करता हूँ, तब आप पढ़ते हो। आप भी मेहनत करते हो, मैं भी मेहनत करता हूँ, तब जा करके 94% रिजल्ट हमारा आया था, काफ़ी मेहनत करने के बाद। तो एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे प्रशंसा करना। अगर कोई भूखा है, बोलोगे ये काम करो तब तुमको खाने के लिए देंगे, और बेचारा भूखा आदमी मरता क्या नहीं करता, तो वो क्या करेगा, भोजन के लालच में करेगा। तो ये सकारात्मक पुनर्बलन हुआ, पॉजिटिविटी उसमें आई, एक बल प्रदान मिला कि मैं ये करूंगा तो मुझे खाना मिलेगा, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। जैसे धन है, कपड़ा है, अगर ये सब आप किसी को देते हैं तो उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिविटी आती है, एक एनर्जी आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है और वो बेहतर करता है अपने लाइफ में। तो ये हुआ पॉजिटिव पुनर्बलन। वैसे भी कहते हैं कि जिस पर जो कोई भी व्यक्ति है, जिस पर जग हंसा उन्होंने ही इतिहास रचा। आइए इसको समझते हैं नकारात्मक पुनर्बलन से। कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग में ये सब आता है कि नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, मतलब यह नेगेटिव की ओर ले जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बंधु मेरे। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन भी बेहतर काम करता है। और मैं तो यूं बोलूं कि ये दोनों जो है अनुक्रिया को बढ़ाता है। दोनों मतलब क्या, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, ये दोनों अनुक्रिया की शक्ति उनके पावर को बढ़ाता है। सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, दोनों ही पुनर्बलन की जो अनुक्रिया होती है उसको इंप्रूवमेंट करता है। मतलब दोनों पॉजिटिव वे में सोचिए। इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि नकारात्मक है मतलब नेगेटिव पुनर्बलन होता होगा वो तो और नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, अब समझते हैं नकारात्मक पुनर्बलन का। चलिए समझते हैं। देखिए कि अनुक्रिया, जैसे कोई भी चीज़ है जिसको हटाने से अनुक्रिया में वृद्धि होती है। किसी चीज को हटाने से अगर अनुक्रिया में वृद्धि हुई तो वह कहलाएगा नकारात्मक पुनर्बलन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप बारिश में जा रहे हैं, ठीक है, आप बारिश में जा रहे हैं और आप भीग रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि बगल वाले से छाता मांग लेते हैं और छाता ले लेते हैं, इस तरह से टांग लेते हैं और तब बारिश में जाते हैं, तो आप गीले नहीं होते हैं, आपको सर्दी जुकाम बुखार नहीं लगती है। तो ये जो आपकी जो तबीयत खराब होने वाली थी उसको आपने हटा दिया। कैसे हटाया, तो बारिश में भीगने से आपने कैसे बचा, छाता से। तो अब जब हटाने की बारी आती है, आपने छाता लिया तो हटाया किसको, अपने ऊपर पड़ रहे बरस रहे उस बारिश को आपने हटा दिया, रिमूव कर दिया छाता अम्ब्रेला के हेल्प से। तो वह हटाने की बात जहां पर आती है, लेकिन आपकी अनुक्रिया में क्या वृद्धि हुई ना, पुनर्बलन आपको मिला, तो इसको आप नेगेटिव पुनर्बलन कह सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो कि जाड़ा का समय है और आप अपने तन पर ऊनी कपड़ा पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, पश्मीना शॉल ओढ़ लेते हैं, या स्वेटर भी आता है तो पहन लेते हैं। ये किस लिए, सर्दी को हटाने के लिए। तो यहाँ पर हटाने की जो बात आ रही है वही लिखा है, हटाने से अनुक्रिया में वृद्धि हुई। तो किसको आपने हटाया, ठंड को हटाया, सर्दी को हटाया, जो आपको लग जाती आपने उसे हटाया। इसको बोलते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो जिसको हटाने से अनुक्रिया में अगर वृद्धि होती है तो वह होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नकारात्मक पुनर्बलन हो या सकारात्मक पुनर्बलन हो, दोनों का दोनों अनुक्रिया में वृद्धि करता है, इंप्रूवमेंट करता है, इंक्रीज करता है। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए और समझते हैं। अब बात करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन के। तो ये दो प्रकार के होते हैं, इनके दो टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप है उसका नाम है प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन, और दूसरा जो है उसका नाम है द्वितीयक, या इसी को गौण बोलते हैं। तो द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन। तो आइए दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो प्राथमिक
जो सकारात्मक पुनर्बलन है वो क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, जो हमारी जन्मजात या शारीरिक या जैविक या डेली आवश्यकता को पूरा करे, डेली आवश्यकता को, बाय बॉर्न जो हमारी आवश्यकता है, हमारी जो जैविक या डेली की जो आवश्यकता है उसको जो पूरा करे, उसी को बोलते हैं प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन। लेकिन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो और भी बेटर होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, भूख, अगर मान लीजिए कि किसी को भूख लगी है तो भूख लगना क्या है, जन्मजात है, बाय बॉर्न है। अगर जिसे भूख लगी है आपने उसे खाना दे दिया तो यह प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। अगर किसी को नींद आ रही है, किसी को नींद आ रही है और आपने उसे बिस्तर दिया सोने के लिए, तो यह क्या कहलाएगा, यह प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी को बुखार लगी है और वो डॉक्टर के पास जाता है बुखार ठीक करने के, उन्हें पैरासीटामोल दिया जाता है, तो यह क्या कहलाएगा, यह प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट मैं ले रहा हूं कोरोना का। अगर मैं कोरोना की बात करूं तो अभी गवर्नमेंट ने फ्री में वैक्सीन अभी देने का काम शुरू किया है। तो अभी कंपलसरी नहीं किया है कि लेना ही पड़ेगा, बस बोला है कि ले लें, इससे कोरोना क्या होगा, तो आने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो अभी कंपलसरी नहीं किया। लेकिन मान लें कि अगर गवर्नमेंट यह आदेश जारी कर दे कि हर एक को कोरोना वैक्सीन लेना पड़ेगा, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको सजा मिलेगी, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, मतलब एकदम जरूरी है, एकदम परफेक्ट है जिंदगी को बचाने के लिए कोरोना का वैक्सीन लेना, तो कोरोना का वैक्सीन भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तब प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एकदम डेली नीड, कि जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, जिसके बिना एक पल भी नहीं गुजार सकते, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हवा का आना, हवा लेना, सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, ये सब क्या है, ये प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन है। ये समझ में आपको आ गया होगा। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और फैन तो चला नहीं रहा हूँ कि नॉइज आ जाएगा, काफ़ी पंखा की आवाज़ आ जाएगी तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। देख रहे हैं कितना पसीना से भीग गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए चलिए, बिना मेहनत का कुछ मिलता भी नहीं है। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं द्वितीयक की। दूसरी बात करते हैं द्वितीयक, जिसको गौण भी बोलते हैं। तो देखिए द्वितीयक में क्या होगा, जो उतनी जरूरी नहीं है, प्राथमिक के अलावा जो बचता है वह द्वितीयक कहलाएगा, द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, प्रशंसा करना, पुरस्कार देना, इनाम देना, ये सब क्या होगा, द्वितीयक कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना, ये सब द्वितीयक कहलाता है। तो द्वितीयक में तो कुछ खास नहीं है, अगर प्राथमिक को आपने अच्छे से समझ लिया है कि एकदम जरूरी है, उसके अलावा द्वितीयक कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, KBS का पूछा हुआ क्वेश्चन अभी याद आ रहा है, समझिए कि टीचर कहता है अपने बच्चों से, यह प्रश्न है KBS का पूछा गया कि शिक्षक अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुम फर्स्ट क्लास से पास करोगे या इतना परसेंटेज लाओगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो बताइए यह किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। तो यह जो आएगा आप ही बताइए, भाई पुरस्कार देना। एक चीज बताइए, मान लो कि जितना परसेंटेज बोला था, मान लो कि बोला था कि 95%, 95% लो और मेरे से 90% ही आया, 90% ही आया, तो क्या इस 90% से को लेकर मैं अपनी ज़िंदगी में बेहतर नहीं कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ बेहतर। जरूरी नहीं है कि परसेंटेज अच्छा होगा वही बेहतर होगा, बेहतर वो होता है जो मेहनत करता है। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मेहनत करें, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। जिस पे जग हंसता है वही इतिहास रचता है। तो आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें, एक बेहतर शिक्षक बने। और बेहतर शिक्षक आप तब बनेंगे जब बेहतर से पढ़ेंगे। तो मेहनत कीजिए, उससे भी नहीं होता तो आइए हमारे क्लास में बेहतर बना ही देते हैं। तो बताइए क्वेश्चन क्या था कि अगर अच्छे नंबर से पास हो गए तो तुम्हें
पुरस्कार मिलेगा, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक के अंतर्गत कि द्वितीयक के अंतर्गत? यह द्वितीयक आएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर 95% नहीं आया, 80% आया, तो क्या जिंदगी हमारी वैसी रहेगी? क्या हम बेहतर नहीं कर सकते हैं? फ्यूचर में कर सकते हैं। यह द्वितीयक का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा? द्वितीयक का एग्जाम्पल होगा। अब बात समझ में आ गई ना? तो यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गई। और आखिरी में एक चीज लिखा है नोट करके, जो आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है आपको नहीं दिख रहा होगा, वो क्या है मैं बता देता हूं। वो ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव पुनर्बलन दोनों अनुक्रिया को बढ़ाता है। ये तो मैंने पहले भी बोल दिया कि पॉजिटिव पुनर्बलन हो चाहे नेगेटिव पुनर्बलन हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों ही अनुक्रिया को क्या करता है? बढ़ाता है, घटाता नहीं है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। चलिए कुछ और समझते हैं इसके आगे की कहानी। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन पेशेंस बनाए रखें। आखिरी टॉपिक है, यहीं पर वीडियो रोक देंगे जब ये खत्म हो जाएगा तो, लेकिन पहले समझ तो लें, तो बने रहें। देखिए, पुनर्बलन अनुसूची अवधारणा ये जो दिया था वो स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि पुनर्बलन अनुसूची अवधारणा किसने दिया था? तो क्या बोलेंगे आप? स्किनर ने दिया था। आइए क्या था ये समझते हैं। तो ये पुनर्बलन अनुसूची की जो अवधारणा मतलब कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट होता है, संप्रत्या या प्रत्यय भी बोलते हैं। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है सतत पुनर्बलन और दूसरा होता है आंशिक पुनर्बलन। दो तरह का पुनर्बलन अनुसूची होता है, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। तो आइए दोनों को बारी बारी से समझते हैं। सतत पुनर्बलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट बोलते हैं। दूसरा होता है आंशिक होता है, थोड़ा सा बोल सकते हैं, कभी कभी बोल सकते हैं, पार्शियली, थोड़ा सा। आंशिक मतलब थोड़ा होता है, कभी कभी पुनर्बलन। तो दोनों में से कौन सा बेहतर होगा? आंशिक होगा या सतत होगा? अब ये समझते हैं। तो देखिए, सतत पुनर्बलन को ऐसे समझते हैं अपनी भाषा में। अगर कोई बच्चा है, मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, उसको बार बार आप क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया करने के लिए बोल रहे हैं, या ऐसे समझिए तो अपनी और आसान से समझते हैं, इसको बेहतर होगा। अगर कोई व्यक्ति, आप देखते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो फिलोसफर, मतलब वो हमेशा आपको क्या बोलेंगे? ऐसा करो, ऐसा करो, जब कभी भी मिलेगा तो ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो एक समय ऐसा आता है कि आप चिढ़ जाते हैं, उस व्यक्ति से आप चिढ़ जाते हैं। जैसे आप उसको देखते हैं तो भागना शुरू करते हैं। ये आएगा ज्ञानी और आपको ज्ञान देना शुरू कर देगा। तो समझ में आ रहा मैंने क्या बोला? आप लगातार अगर पुनर्बलन दे रहे हैं, अगर आप लगातार, तो वो लगातार उतना बेस्ट नहीं होता है। इससे रुचि का अभाव हो जाता है। बच्चे का जो एक्साइटमेंट होता है वो एक्साइटमेंट डाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक्साइटमेंट, जो उसमें रुचि होती है, जो कुछ करने की जो एक जज्बा होता है, वो कम होने लगता है। क्योंकि एक ही चीज को आप बार बार करने से बच्चा क्या होता है? थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। तो सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से बेहतर नहीं होता है। तो यूं बोल दें कि आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा ज्यादा अच्छा होता है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं आंशिक पुनर्बलन को। आंशिक पुनर्बलन मतलब क्या हुआ? कभी कभी जब जरूरत पड़ी। समझिए, एक बात समझिए, एक एग्जाम्पल से सतत पुनर्बलन को समझते हैं, इसके साथ इसका कंपेयर करते हैं तो और मजा आएगा। देखिए अभी याद आया तो वो बता देते हैं। जैसे समझिए एक बच्चा है, उसको जब भी जरूरत होती है, मतलब आज जरूरत पड़ी, पिताजी मुझे 10 रुपया दीजिए, तो पिताजी ने निकाला, ये लो 10 का नोट बेटा, चला गया। पिताजी कुछ नहीं बोले। फिर दूसरा दिन आया, पिताजी 20 रुपया दीजिए, पिताजी ने 20 रुपया निकाला, फटाक से उसके हाथ में दिया, बेचारा चला गया कुछ करने। फिर अगले दिन आया, अब धीरे धीरे 20 के जगह 50 मांगा, पिताजी दे दिए, कुछ नहीं पूछे सीधा दे दिए, लेकर के चला गया। तीसरा दिन 50 के जगह, चौथा दिन 50 के जगह 100 रुपया मांगा और पिताजी दिए और बच्चा चला गया। इस तरह से अगर बच्चे को पैसा मिलता रहेगा तो जानते हैं वो गलत रास्ता अपना लेगा, गलत रास्ता अपना लेगा। पता चला उसका जो बच्चा है अगला दिन सुट्टा मार रहा है, अगला दिन सुट्टा मार रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, तो इससे क्या होगा? बिगड़ने का चांस रहेगा। तो लगातार देने से क्या होता है? मनोबल तो आपका बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में चले जाएंगे आप। रिजल्ट जो आएगा वो बहुत बेकार आएगा। तो
तो इसीलिए सतत पुनर्बलन उतना बेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर उसके साथ कंपेयर करो आंशिक की, कि अगर बच्चा पैसा मांगने आया, पिताजी मुझे 10 रुपये दीजिए, तो पिताजी पूछेंगे क्या करोगे 10 रुपया का? तो कॉपी लेना है, चाहे पेन लेनी है, तो चलो ठीक है ये 10 रुपया लो। और वापस जब आया तो दिखाओ पेन कहाँ है, तो ये रहा 10 रुपये का 2 पेन, मान लो 10 रुपये का 2 पेन दिखा दिया। फिर किसी दिन जरूरत पड़ी, लगातार नहीं, अब पेन है तो आप रात भर में या 24 घंटे में तो नहीं लिख करके खत्म कर दोगे कि लगे हुए हैं लिखने के पीछे। फिर पेन खत्म होती है तो एक समय के बाद आप आते हैं कि पिताजी पेन खत्म हो गया, फिर 10 रुपया दीजिए, तो पिताजी 10 रुपया देते हैं। तो जब आपको जरूरत पड़ती है, और जरूरत क्या डेली पड़ेगी क्या, कभी कभी जब आपको ज़्यादा नीड, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उस वक्त आपको वो चीज़ मिलता है तो वो बेटर होता है, उस चीज़ की अहमियत को समझते हैं। अब वैसे भी हम लोग जानते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ आपको चाहिए और आसानी से मिल जाए तो उस चीज़ की कद्र नहीं होती है, लेकिन वही चीज़ अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद मिले तब उसके पीछे का रहस्य आप जानते हैं। वो जो आपको सफलता मिलती है काफ़ी मेहनत करने के बाद, तब उस सफलता को आप दिल से लगाते हैं, समझते हैं कि इसके पीछे मैंने कितना कुछ गंवाया है। आ रहा है ना समझ में? चलिए, अब आंशिक पुनर्बलन समझ में आ गया हो कि यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, अधिक अच्छा होता है। चलिए, अब आंशिक पुनर्बलन जो है यह 2 प्रकार का होता है, 2 तरह के होते हैं। पहला अनुपात और दूसरा अंतराल होता है। तो अनुपात क्या होता है इसको समझते हैं। अनुपात का मतलब हुआ क्रिया की दर, कि बच्चा जो क्रिया कर रहा है वो किस दर से कर रहा है, अर्थात उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस के आधार पे जज करना, अनुक्रिया के दर के आधार पे जज करना, वो कहलाता है अनुपात। अगर यहां नहीं समझ में आया ना तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन समझ में आ गया होगा, नहीं भी आएगा तो भी बने रहे, समझ में आएगा और आना पड़ेगा। तो अनुपात का मतलब क्या हुआ, अनुक्रिया की दर पे जो निर्भर करे या परफॉर्मेंस के आधार पर जो चीज करते हैं तो वो कहलाएगा अनुपात। समझ में आ गया? अनुपात आंशिक पुनर्बलन अनुसूची कहलाएगा। चलिए, दूसरा होता है अंतराल। अंतराल मतलब समझ गए, समय से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, इतने समय के बाद, इतने वर्षों के बाद या इतने मिनट के बाद। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है और इसको और आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अनुपात के बारे में। ये जो अनुपात है ये भी 2 प्रकार का है, 2 तरह का है। कौन सा समझिए, एक है निश्चित अनुपात अनुसूची और दूसरा है परिवर्त को वेरिएबल बोलते हैं, चेंज होना, बदलना। तो परिवर्त्य अनुपात अनुसूची 2 तरह का होता है। और ये दोनों होता क्या है समझते हैं, बने रहें। निश्चित अनुपात देखिए क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। समझिए कि प्रत्येक बच्चे को 10 या 20 या 30 की अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना। इसका मतलब समझिए क्या है, अपनी भाषा में मैं बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं, ठीक है, और बच्चे को मान लेते हैं कि पहली बार बोलते हैं कि 10 सवाल बनाओ फिर तुम्हें पुनर्बलन देंगे। दूसरा 20 सवाल बनाओ फिर पुनर्बलन देंगे। तीसरा 30 सवाल बनाओ, मतलब 30 सवाल बनाओगे तब जाकर के पुनर्बलन देंगे। और आप यही हैबिट बना लिए हैं। अब आप जब कभी भी क्लास में आते हैं, बच्चा अनुक्रिया करता है तो उनको पता रहता है पुनर्बलन कब मिलेगा। ये जो गुरुजी आए हैं ना, ये कब देगा, अपने बगल वाला को भी बताएगा जो पहली बार आया होगा, देखना जब 10 गो सवाल बना लेंगे तब पुनर्बलन देगा। दूसरा 20 गो बना लेंगे तब देगा। तीसरा 30 गो बना लेंगे तब पुनर्बलन देगा। और यही क्रिया को आप बार बार दोहराते हैं तो इससे क्या होता है, एक दिन पुनर्बलन देने आइए, बच्चा बोलेगा तो वही है, फिर से वही पुनर्बलन देगा, उतना ही पे देगा। तो इससे क्या होता जानते हैं, बच्चे में जो रुचि है, एक्साइटमेंट है, जो जिज्ञासा है वो कमजोर पड़ जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो ये जो है निश्चित वो फिक्स कर देना वो उतना बेहतर नहीं होता है। चलिए, तो समझ में आ गया ना। तो ये तो ऐसे मैंने रैंडमली एग्जांपल ले लिया, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। इतने के बाद इतने सवाल बनाओगे तो पुनर्बलन देंगे, इतने बनाओगे तो देंगे, मतलब फिक्स करके रख देना, इतना पर देंगे, एकदम फिक्स करके रख देना। जैसे समझिए, कहने का मतलब हुआ अपनी भाषा में समझते हैं। आप जानते होंगे कि जियो का डेटा जो आता है, मान के चलो कि 599 रुपये का आता है, जो 84 दिन की वैलिडिटी होती है और 2 GB प्रत्येक दिन देता है। तो आपको पता रहता है कि आप जो डेटा यूज करेंगे
वो जो 2 GB दिया है तो आप 2 GB तक ही यूज करेंगे ना, 2 GB के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा नेट नहीं डलवाते हैं तो फिर क्या करेंगे, आपका मूड खराब हो जाएगा अगर उस वक्त कुछ नेट का काम पड़ गया तो। समझ में आ रहा है ना, ये वही बात है कि फिक्स कर दिया है, 2 GB पे फिक्स कर दिया है, 2 GB के बाद आप यूज नहीं कर सकते, आपका नेट इतना स्लो हो जाएगा कुछ खुलेगा ही नहीं, कोई पेज तक भी ओपन नहीं होगा। तो ये स्थिति होती है किस में, फिक्स में। अगर वही फिक्स नहीं रहता तो फिर मजा आता, दिन भर लगे रहते। चलिए सीटेट की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। परिवर्त की मैं बात करता हूँ, परिवर्त मतलब वेरिएबल होता है, परिवर्त अनुपात अनुसूची की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि 1 चाहे 2 चाहे 5 चाहे 20 की अनुक्रिया पे पुनर्बलन देना। इसका मतलब समझिए ये क्या लिखे, कहने का मतलब हुआ कि एक सवाल बनाओ पुनर्बलन दे दिया, अब मेरे मन में आया कि 2 और बनाएगा तब दे देंगे, कभी मन में आया 10 को बनाएगा तब पुनर्बलन देंगे, मतलब चेंज कर देना, जो मन में आए वहीं पर पुनर्बलन देना, यहां पर फिक्स नहीं करना, फिक्स नहीं करना। इससे क्या होगा, क्लास में जब आएंगे तो बच्चे को पता ही नहीं रहेगा कब पुनर्बलन मिलेगा, कितने पर मिलेगा, वो बच्चे को पता नहीं रहेगा, क्योंकि फिक्स तो है नहीं, आपने फिक्स तो करके पहले से रखा नहीं, बच्चों को बताया नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों को पता नहीं रहेगा। तो हो सकता है कभी 1 पे दे देंगे, कभी 3 पे दे देंगे, कभी 5 पे, कभी 20 पे, कभी 30 पे दे देंगे। तो किसी भी अनुक्रिया पे जब आप पुनर्बलन देते हैं लेकिन वह फिक्स नहीं होता है, मतलब वेरिएबल होता है, चेंज होता है, तो किसी अनिश्चित अनुक्रिया पर जब आप परवलन देते हैं तो वह पुनर्बलन देना क्या कहलाएगा, परिवर्त अनुपात अनुसूची कहलाएगा। अब समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें क्या होगा भाई, अचानक चूंकि आप कर क्या रहे हैं, अचानक कर रहे हैं ना, एकाएक कर रहे हैं, तो बच्चे का एक्साइटमेंट भी बढ़ा रहेगा कि ओ सर इतना पे दे दिए, चलो मजा आया, उसमें एक्साइटमेंट बढ़ा रहेगा, उसकी रुचि उसकी इच्छा क्या होगी, जगी रहेगी और क्लास में बना रहेगा बच्चा। तो ये जो होता है परिवर्त वेरिएबल, ये सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निश्चित और परिवर्त में सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, परिवर्त वाला, वेरिएबल वाला, बदलने वाला, ये सबसे बेस्ट होता है। तो आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अंतराल की ओर चलते हैं। तो अंतराल में देखिए क्या है, ये जो अंतराल है ये भी 2 तरह का है। ये जो अंतराल है ये 2 तरह का है। देखिए क्या है, एक है निश्चित अंतराल और दूसरा है परिवर्त अंतराल, वही नाम है निश्चित और परिवर्त। तो निश्चित में क्या होता है समझिए, जैसे इसमें क्या रहेगा कि अच्छा अंतराल की बात हो रही है, तो अंतराल मतलब क्या हुआ, समय की बात होगी बंधु फ्रेंड्स दोस्त, समय की बात होगी एक निश्चित समय पर। और इससे पहले क्या था, अनुपात, एक रेशियो में कि 2 पर देंगे, 5 पर देंगे, 10 पर देंगे, फिक्स किए थे या कभी फिक्स नहीं किए थे। और यहाँ पर एक समय अपने पास रहेगा कि इतने समय के बाद पुनर्बलन देंगे। तो एक निश्चित समय के बाद, एक फिक्स समय के बाद, मान लेते हैं कि पहली बार आपने पुनर्बलन 5 मिनट पे दिया, अगले बार पुनर्बलन 10 मिनट पे दिया, फिर अगले बार 15 मिनट पे दिया, या 1 घंटे में दिया, या 1 दिन में दिया, या 1 महीने में दिया। मतलब बच्चे को पहले से पता है कि गुरुजी इतना ही पर देंगे, वो फिक्स रहेगा, वो समय फिक्स रहेगा, वो फिक्स समय पर ही आप पुनर्बलन देंगे, तब वह पुनर्बलन का नाम क्या होगा, निश्चित अंतराल अनुसूची। लॉजिक क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर। लेकिन यह भी बेहतर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहां पर भी बच्चों को पता रहता है गुरुजी आएंगे इतने समय पे, उसका एकदम समझिए मुंह से लटका रहेगा। आ रहा समझ में ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फिक्स वाला बेटर नहीं होता है। तो इसमें बच कौन गया, परिवर्त, तो ये बेहतर होगा, इसको भी समझते हैं। इसमें भी क्या होगा कि अंतराल तो है, समय एक समय पर ही देंगे, लेकिन वह समय पता नहीं रहता है, वह समय कभी 2 मिनट पे, कभी 5 मिनट पे, कभी 10 मिनट पे, कभी 1 दिन पे, कभी 1 महीना पे, मतलब फिक्स नहीं किए हैं, वो वेरी करेगा, चेंज करेगा, कभी भी आप दे सकते हैं पुनर्बलन। आ रहा है समझ में, किसी भी समय दे सकते हैं। वो समय अगर फिक्स नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परिवर्त अंतराल अनुसूची। लॉजिक क्लियर हो गया ना, एकदम लॉजिक क्लियर हो गया होगा। आइए इस पर एक सवाल, एक क्वेश्चन आपसे करते हैं, जवाब दीजिएगा। मान लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है, एक बॉय है, जो हर महीने 30 तारीख को अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है, अपनी गर्लफ्रेंड बदल देता है, मतलब एक नई दूसरी को लाता है और उससे पहली वाली को छोड़ देता है। कब की मैं बात कर रहा हूं, तो हर महीने की 30 तारीख। आपके दिमाग में कहीं ये नहीं आ रहा कि सर फरवरी में फिर क्या होगा,
आ रहा होगा दिमाग में कि फरवरी में क्या होगा, क्योंकि फरवरी 28 को या 29 को लगती है फरवरी का महीना। तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि हर महीने के 30 तारीख को वह क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को बदल देता है। तो वह किसके अंतर्गत आएगा, अब जरा सोचिए आप किसके अंतर्गत आएगा। तो बताइए, अभी मैंने क्या बोला, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि 30 तारीख, तारीख कौन सी है, 30 तारीख। तो चलिए 30 तारीख एक महीने में आती है, तो वह फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। और तारीख की बात हो रही है तो मतलब समय की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। यह किसके अंतर्गत आएगा, तो यह आएगा निश्चित अंतराल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, निश्चित अंतराल के अंतर्गत। तो ये केवीएस का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा था, वो इस तरह से पूछा था कि एक अध्यापक को वेतनमान हर महीने 30 तारीख को दिया जाता है। एक अध्यापक को वेतनमान या समझिए दरमाहा, जो इनकम होता है मंथली इनकम, वो 30 तारीख को दिया जाता है। तो यह जो पुनर्बलन अनुसूची है वह किसके अंतर्गत आएगा। और ऑप्शन बहुत सारे थे, तो क्या होगा, निश्चित या परिवर्त। तो क्या होगा, निश्चित होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है, 30 तारीख को गुरुजी को पेमेंट मिल रहा है। तो महीना सब कुछ फिक्स है, समय फिक्स है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, निश्चित अंतराल अनुसूची। चलिए एक और बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं कि यदि मैं ये बोलता हूं कि ए बच्चा, मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूं, मान के चलो बच्चा एक काम करो, अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे बोलते ए तुमको पुनर्बलन देंगे, लेकिन जानते हैं कैसे, वो पुनर्बलन देंगे तुम्हारे परफॉर्मेंस के आधार पर, कि तुम्हारा परफॉर्मेंस जितना बेहतर होगा, जितना बेस्ट होगा, उतना बेस्ट पुनर्बलन तुमको देंगे। तो बताइए यह जो पुनर्बलन है वह किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया क्वेश्चन, कि परफॉर्मेंस बेस्ट होगा तब दिया जाएगा। तो बताइए, बेस्ट परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो अनुपात के अंतर्गत आता है, परफॉर्मेंस के आधार पर देना। तो ये तो पता चल गया कि अंतराल वाला नहीं लेंगे, अनुपात वाला लेंगे। लेकिन अब अनुपात में भी दो तरह का, एक निश्चित है, एक परिवर्त है। अब निश्चित और परिवर्त में कौन सा लें, अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे सोचिए, मैंने क्या बोला कि परफॉर्मेंस के आधार पर आपको मिलेगा, आपको पुनर्बलन मिलेगा। अब परफॉर्मेंस आप कैसे भी ले सकते हैं, एग्जाम के थ्रू भी ले सकते हैं, किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। अगर मान के चलिए परफॉर्मेंस के आधार पर आपने लिया, तो परफॉर्मेंस क्या एक फिक्स रहने वाली चीज है। एक चीज मुझे बताइए कि अगर आपने सीटेट में पहली बार एग्जाम दिया, मान लेते हैं कि पहली बार आपने एग्जाम दिया और आपका नंबर आया 130 नंबर, 150 में 130 नंबर आया। इस बार मान लेते हैं कि आपने 31 जनवरी 2021 को जो एग्जाम दिया उसमें आपका रिजल्ट आया 130 नंबर, 150 में, 150 में। अगर मैं उसी बच्चे को, उसी को बोल दूं कि फिर से आप एग्जाम दो और 130 ही लाना, क्या इसकी गारंटी है, क्या इसकी गारंटी है कि 130 आ जाएगा? इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है 130 से अधिक आ जाए, हो सकता है 130 से कम आए। तो मतलब परफॉर्मेंस उसका कैसा भी हो सकता है, उस वक्त बहुत कुछ पे डिपेंड करता है, उस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, उस नेचर पे डिपेंड करता है, उस आप किस तरह से आपका घर से जब एग्जाम देने आए थे तो किस तरह का आपका वो रिलेशन रहा था आते वक्त। कहीं ऐसा तो नहीं कि झगड़ा करके आए हैं, मूड खराब हो गया, ये हो गया, तबीयत आपकी ठीक नहीं, सब कुछ पे डिपेंड करता है। अगर मैं ऑनलाइन क्लास की बात करूं, ये तो अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये वीडियो पढ़ रहे हैं, अगर यही क्लास मैं ऑफलाइन में लेता हूं तो क्या इसी तरह का नहीं, इससे बेस्ट लेता हूं। मुझे पता है मैं इससे कई गुना बेस्ट लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब आप क्लास में प्रेजेंट होते हैं, अभी तो प्रेजेंट आप हैं नहीं, अभी तो कैमरा को देख करके मैं मानता हूं कि आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं। वहां पर क्या होता है, फिजिकली आप प्रेजेंट होते हैं, और फिजिकली जब प्रेजेंट होते हैं तो बहुत तरह के क्वेश्चन चलते हैं दिमाग में, मेरे भी दिमाग में और आपके भी दिमाग में क्वेश्चन चलते रहा। सर अगर सिचुएशन ऐसा हो तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा तो क्या होगा। तो इन्वायरमेंट आपको क्रिएट, आपके अंदर से क्वेश्चन का निर्माण करता है, तब आप क्वेश्चन करते हैं। आप देखेंगे 100 का बैच चलते रहता है तो 100 में से 100 के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन किसी एक आध को 100 में से 10-5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं। तो वो क्वेश्चन करते हैं तो क्या 100 में से 10 बच्चे ने क्वेश्चन किया, क्या उसका फायदा 90 को नहीं हुआ, क्या 100% सभी को फायदा हुआ। तो ये बातें होती है, ऑफलाइन में बातें होती है। ऑनलाइन तो क्या कीजिएगा, कोरोना काल है तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है। चलिए कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन क्या था कि परफॉर्मेंस के आधार पर देना, तो वो परफॉर्मेंस बेहतर, क्या फिक्स परफॉर्मेंस होगा? हो ही नहीं सकता परफॉर्मेंस फिक्स कि हम ये कर देंगे, हम ऐसा ही करेंगे। परफॉर्मेंस किसी का फिक्स नहीं हो सकता, वो वेरिएबल होगा। परफॉर्मेंस हमेशा चेंजेबल होगा,
हमेशा बदलते रहेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं निश्चित वाला आंसर होगा क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता है निश्चित वाला फ्रेंड। तो कौन सा होगा? ये होगा परिवर्त वाला, वेरिएबल वाला होगा। तो अब समझ में आ गया कि परफॉर्मेंस के आधार पर पुनर्बलन देना यह किसके अंतर्गत आएगा? यह आएगा किसके? अनुपात के। क्योंकि अनुपात में क्या था? परफॉर्मेंस आता है। और अंतराल में समय देखेंगे, कहीं क्वेश्चन में समय दिया है तो अंतराल की बात करेंगे। अगर अनुपात की बात होगी तो अनुक्रिया का दर होगा कि किस रेट से, तो रेट मतलब परफॉर्मेंस की बात हो रही है। परफॉर्मेंस के आधार पर आप दे रहे हैं और परफॉर्मेंस चेंजेबल होता है, वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है। अतः इसका आंसर क्या होगा? परिवर्त वाला इसका आंसर होगा। आ रहा है समझ में? चलिए अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन कि अगर आप रेशियो के आधार पर, अगर आप परसेंटेज के आधार पर बात करते हैं, जैसे एग्जांपल से समझिए कि मैंने ये बोला कि अगर मान के चलो कि सीटेट में कम से कम 70% आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 70% आना चाहिए। ठीक है, 70% मतलब कितना हो? 105 नंबर, 15 सत्ते 105, कम से कम 105 नंबर आना चाहिए तो तुम्हें मैं पुनर्बलन दूंगा। कम से कम 70% सीटेट में मार्क्स होना चाहिए तो मैं तुम्हें रेनफोर्समेंट दूंगा। तो बताइए यह किस परवलन के किस अनुसूची के अंतर्गत आएगा? ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, बताइए परसेंटेज की बात हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? पुनर्बलन उसी को मिलेगा जो 70% लाया है, जो 70% लाया है। अगर 70% से जो कम लाएगा उसको आप पुनर्बलन नहीं दे रहे हैं, रेनफोर्समेंट नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब फिक्स की बात हो रही है, लेकिन क्या समय की बात बताए आपने बोला है क्या? नहीं, समय की बात यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है, रेशियो की बात हो रही है, अनुपात की बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना? इस तरह की बातें होगी अगर परसेंटेज की, अनुपात की, रेशियो की, उसी को बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेशियो, और प्रतिशत परसेंटेज की बात होगी तो किस में आएगा? अनुपात वाला में आएगा। तो ये तो पता चल गया दोस्त कि अनुपात अनुसूची के अंतर्गत आएगा। अनुपात अनुसूची, लेकिन अनुपात में भी तो दो पार्ट है, निश्चित और परिवर्त। तो 70% क्या है? परिवर्त है क्या? चेंज होता है क्या? वेरिएबल है क्या? 70% नहीं है, फिक्स है। तो अगर आप किसी को परसेंटेज के आधार पर बोलते हो कि 70% लाओगे सीटेट में तब आपको पुनर्बलन देंगे, तो इस पुनर्बलन का बेशक नाम क्या होना चाहिए? फटाक से बताइए, नाम क्या होगा? निश्चित अनुपात अनुसूची नाम होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो पुनर्बलन का कंसेप्ट यहीं पर खत्म होता है। कहने के लिए तो बहुत सारे और भी ऐसे नहीं है, बहुत सारे अभी टॉपिक और भी गहराई है इसका जो ऑफलाइन क्लासे में देंगे, लेकिन इतना काफ़ी है, इतना हद हो गया। चाहे आप केवीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, DSSB का कर रहे हो, सीटेट का कर रहे हो, काफ़ी हद तक मैंने पढ़ा दिया। क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं बनता और इस पर क्वेश्चन आते हैं केवीएस वगैरह में, DSSB में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एकदम मज़ेदार तो मैंने पढ़ा दिया। अगर सेशन आपको पसंद आया है, अगर बेहतरीन लगा है फ्रेंड्स, तो लाइक करके जाएँ, सब्सक्राइब करके जाएँ, इतना तो कर सकते हैं। देख रहे हैं पसीना से भींग रहे हैं, तो इतना मेरे लिए दोस्त कर दें, फिर लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। और आखिरी में एक बात और बता देते हैं कि 6 जुलाई 2021 से, मतलब कल से, 6 जुलाई 2021 मतलब कल से सीटेट का नया बैच हमारा शुरू होने जा रहा है। सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा में मारवाड़ी कॉलेज के बगल में है, डॉक्टर AK चौधरी केमिस्ट्री क्लासेस कैंपस 2nd फ्लोर पर। तो अगर आप चाहते हैं कि सीटेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस लाएं और एक ही बार में बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो सार्थक सीटेट क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर है भारती सर का विश्वास और आपसे मेहनत करवाते हैं और खुद भी मेहनत करते हैं। तब जा कर के हमारा रिजल्ट पिछली बार का 94% आया था और इसी तरह का रिजल्ट मेरा हमेशा आने का चांस रहेगा, क्योंकि मेहनत करते हैं और मेहनत के बल पे ही कुछ होता है। अब आ गया ना समझ में? क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि सभी बच्चे पास हो, अधिकतर बच्चे कभी भी 90 से नीचे ना हो। मेरा एक ही लक्ष्य है कि तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत। तुझको पाना जिंदगी है और तुझको खोना मौत, और इसके सिवा मेरे फंसाने में कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए मिलते हैं 6 जुलाई को सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा में, और आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शाम के 7 बजे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।